हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग क्लाइमेटोलॉजी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं। उन्हीं टॉपिक पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आपका टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट जेआरएफ सभी जो परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं, चाहे ग्रेड 1 की हम लोग बात करें, चाहे आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की बात करें, या हरियाणा में जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म आने वाला है, तो उन सभी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ आपका जीएस का जो पोर्शन है उसमें भी ये टॉपिक है। अब ये देखिए, इसमें हम लोग जो पूरा वीडियो डिस्कस करेंगे, इसमें कौन कौन से टॉपिक है जिस पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और ये पूरा जो प्रैक्टिस है ये पेड ग्रुप में कराया जा चुका है, और यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो इस तरह से उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसी टॉपिक पे आपका प्रैक्टिस हो जाता है। फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी अब तक प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को अलग से करा दिया जाता है। तो इससे जो उस टॉपिक से बनने वाले प्रश्न हैं आप उसको आसानी से कवर कर लेंगे। तो यानी कि प्रैक्टिस सेट में ही टोटल आपका यूनिट कंप्लीट हो जाता है। ठीक, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो वहाँ कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगा, क्योंकि टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ सारी कक्षाएं चल रही हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, या आगे जो प्रश्न आपको मिलेंगे इन टॉपिक से कराए गए हैं। वायुमंडल की संरचना है, सूर्य तप है, उष्मा बजट है, तापमान है, तापीय प्रतिलोमता, विलोमता है, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, बर्षण और बादल से संबंधित यहाँ पे प्रश्न है। और मैक्सिमम जो प्रश्न यहाँ पे बनाए गए हैं वो सारे प्रश्न आपके नए बनाए गए हैं। पुराने प्रश्नों को जिसमें लिखा गया है कि अलग से कराया जाएगा, तो वो कराया जा चुका है पेड ग्रुप में। चलिए लेते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न हमारे पास कौन सा है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वायुमंडल की स्थिर गैसें कौन सी हैं। तो आप जानते हैं कि वायुमंडल के संगठन के बारे में यानी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर जब आप पढ़ते हैं तो उसमें गैसेस यानी जो अपना वायुमंडल है वो बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बना है, यानी उसका जो संगठन है। ठीक, क्या संगठन, कंपोजिशन, कौन कौन से कंपोनेंट है इसमें? गैस है, उसके बाद कौन सा है आपका वाटर वेपर है यानी कि जलवाष्प है, उसके बाद आपका एरोसॉल है या धूल के कण आप मान सकते हैं। ठीक, तो एरोसॉल है, एरोसॉल। ठीक, तो ये 3 पार्टिकल हैं या 3 कंपोनेंट हैं जो, या 3 तत्व हैं जिनसे अपना वायुमंडल बनता है। ठीक, तो उन्हीं में से देखिए जो गैसें होती हैं, तो इसमें गैसें जो है आपके 2 टाइप की गैसें होती हैं। और एक गैस से आपका परमानेंट गैस होती है, एक आपका वेरिएबल गैसेज होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपसे देखिए जो प्रश्न दे रखा है, प्रश्न नंबर 1 पूछ रहा है कि वायुमंडल की स्थिर गैसें हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो वायुमंडल की स्थिर गैसें हैं, ऑप्शन आपके पास दिया गया है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है या सभी। तो ये देखिए जो नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आर्गन हो गया, ये सारी गैसें क्या हैं, इनका आप जानते हैं कि वायुमंडल में एक निश्चित प्रतिशत भाग पाया जाता है। जैसे नाइट्रोजन का आपको पता है कि 78.1, ऑक्सीजन का 20.9, आर्गन का 0.9 या कहीं कहीं 1 आप देखते हैं। ठीक, तो ये माना जाता है कि लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक निचले वायुमंडल में स्थिर या अस्थायी गैसों का जो प्रतिशत है वो क्या रहता है, वो स्थिर रहता है। इसमें मैक्सिमम जो परसेंटेज होता है वो नाइट्रोजन देखी जाती है। हालांकि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो 7 रूपों में पाई जाती है। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 7 फेज में दिखाई देती है, 7 टाइप्स में दिखाई देती है, जिसमें आपका जैसे नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, और आपका N2 यानी नाइट्रोजन के आणविक ऑक्साइड जो होते हैं, तो या N2 आप कह सकते हैं, नाइट्रोजन NO2 कह सकते हैं। ठीक, NH3 अमोनिया के रूप में भी है। तो ये बहुत ज़्यादा आपको डीप जाने की आवश्यकता इसमें नहीं है। तो जो आपका यहाँ पे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इसमें एक और चीज़ें आपको बता दें कि जो स्थिर गैसों के अलावा हम बात कर लेते हैं परिवर्तनशील गैसों पे, यानी जो वेरिएबल गैसेज होती हैं। तो वेरिएबल गैसेज में आपका कौन सा हो जाएगा, जलवाष्प हो गया, ये किस में आ जाएंगी, ये वेरिएबल गैसेज में आ जाएंगी। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 हो गया। ये देखिए दूसरे नंबर पे जो प्रश्न बनाया गया इसमें दिया भी गया है कि वायुमंडल की परिवर्तनशील गैसों में कौन सा शामिल है। ठीक, तो वायुमंडल की परिवर्तनशील गैसों में कौन सा शामिल किया गया है, इसको थोड़ा सा और डीप कर लेते हैं हम लोग, ब्लू में ले लेते हैं। ठीक, चलिए कौन सी परिवर्तनशील गैसें हैं वायुमंडल की,
तो यहाँ पे देखिए विकल्प है हाइड्रोजन है, जलवाष्प है, ए और बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए परिवर्तनशील गैसों में आपका वाटर वेपर होता है, जलवाष्प होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें शामिल की जाती है, ठीक, हीलियम होता है, ओजोन होता है, आप लिखते चल सकते हैं, हीलियम होता है, ओजोन होता है, नियान होता है, जिनान है, क्रिप्टान है, CH4 यानी मीथेन भी वेरिएबल गैसेस में शामिल की जाती हैं, ठीक। तो ये हो गया परिवर्तनशील गैसें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है कि क्षोभ मंडल के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे आपका दिया गया है जो सत्य है। तो पहला दिया गया है कि इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है, तो ये आपका सही है। देखिए इस पे ये कूट बनाया गया है। अगला इसका नामकरण जो है TD बोट ने किया। और नेक्स्ट है इसमें कि इस मंडल में वायुमंडल के गैसीय द्रव्यमान का 75% भाग जो है यहाँ पे संकेंद्रण उसका पाया जाता है, तो ये भी आपका सही है। तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा, इसमें देखिए तीनों आपके सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए समताप मंडल के बारे में कौन सा कथन सही है। तो समताप मंडल के बारे में आपका यहाँ पे जो दिया गया है नंबर 1 कि समताप मंडल की औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर तक मानी जाती है, तो ये आपका सही है। लगभग देखिए बात क्या बोला है औसत ऊंचाई की, तो औसत ऊंचाई समताप मंडल की 50 मानी जाती है। उसके बाद दिया है कि मदर ऑफ पर्ल क्लाउड जो इसी मंडल में देखे जाते हैं, तो ये भी आपका सही है, याद रखिएगा मदर ऑफ पर्ल, ठीक, मदर ऑफ पर्ल जो बादल हैं ये इसी मंडल में देखे जाते हैं, इनसे वर्षा वगैरह नहीं होती, ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। ओजोन का जो सर्वाधिक संकेंद्रण है वो इसी मंडल में पाया जाता है और वो रेंज आपका 15 से 35 किलोमीटर पर पाया जाता है, ठीक। और सर्वाधिक जो सघनता है वो लगभग 22 किलोमीटर पे देखी जाती है। तो इसमें देखिए A, B और C ये तीनों आपके यहाँ पे सही है, यानी कि आपके पास जो विकल्प मिल रहा है वो आपका D नंबर का राइट है, ठीक। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि इसमें दिया है कि ऊंचाई एक तरफ दिया है, दूसरी तरफ संबंधित तथ्य यानी कि जो परतें हैं वो कितनी हाइट तक दी गई हैं, इसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले 90 से 10,000 किलोमीटर तक जो मंडल है या जो परतें हैं उसमें उसे आप संपूर्ण या सामूहिक रूप से हम लोग उसे क्या बोल सकते हैं, वो आपका हेट्रोस्फीयर होता है या विषम मंडल होता है, ठीक। यानी 90 किलोमीटर से लेके 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर सागर तल से जो पाया जाता है या सागर तल से 90 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जिस मंडल का विस्तार पाया जाता है उसे हम लोग विषम मंडल कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वह आपका हो जाएगा थर्ड, यानी 90 से लेके 10,000। उसके बाद देखिए 90 से लेके 200 किलोमीटर तक किस गैस की परत पाई जाती है, तो 90 से लेके 200 किलोमीटर की आपका नाइट्रोजन गैस की जो परत है ये पाई जाती है, यानी कि नाइट्रोजन जो अपना विद्यमान है वो लगभग 200 किलोमीटर की हाइट तक ही पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा देखिए बी का जो मैच करेगा वो 2 से हो जाएगा। तीसरे में आइए 200 से लेके 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो परत पाई जाती है या जो तत्व विद्यमान है वो आपका ऑक्सीजन की परत है। तो 200 से लेके 1100 आपसे सिंगल में भी प्रश्न पूछ सकता है पॉइंट में कि ओजोन परत कितनी या ओजोन गैसें वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक पाई जाती हैं, तो आप क्या लगाएंगे 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक, कितने से 200 से लेके, ठीक। अगला देखिए, अगला है 1100 से 3500 किलोमीटर। तो 1100 से लेके 3500 किलोमीटर तक जो परत पाई जाती है वो आपका हीलियम है। कौन सा है? हीलियम है, ठीक। और सर्वाधिक जो प्रतिशतता है 1100 से लेके 3500 तक या 3500 किलोमीटर के रेंज में, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीलियम की ही परत पाई जाती है। और इसके बाद यदि विषम मंडल की हम लोग बात करें तो विषम मंडल में सबसे ऊंचाई पर या संपूर्ण वायुमंडल के सबसे ऊंचाई पर जो गैस पाई जाती है, जो परत पाई जाती है, वो आपका हाइड्रोजन की है, ठीक। यानी 3500 किलोमीटर से लेकर ऊपर जितना भी, जिसका कोई निर्धारण अभी तक नहीं हो पाया, वहाँ तक जो परत पाई जाती है वो आपका हाइड्रोजन की परत है। तो फिलहाल यहाँ पे जो मैचिंग करने के लिए दिया है यहाँ से आप मिला लीजिए, यानी ए का आपका 3 हो गया, बी का 2 हो गया, ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1।
तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं, पृथ्वी किन स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करती है, यानी पृथ्वी को किन किन स्रोतों से ऊर्जा मिलती है। आपके पास विकल्प है सौर विकिरण के द्वारा, पृथ्वी के गुरुत्व के द्वारा, या पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा। ठीक, तो यहाँ पे दिया गया है 1 नंबर 2 3, ये आपका दिया गया है। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1 2 और 3। अब देखिए कि जो अर्थ का आपका इकोसिस्टम है वो एनर्जी कहाँ से प्राप्त करता है, या जो सोर्स है उसका कौन सा है एनर्जी का, तो आपका सौर विकिरण है ही है, यानी सोलर रेडिएशन है। पृथ्वी के गुरुत्व के द्वारा भी, ग्रेविटी के द्वारा भी इसे एनर्जी प्राप्त होती है, अंतर्जात बलों से भी प्राप्त होती है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक और टाइप का प्रश्न बन सकता है। दूसरे टाइप का अगर यहाँ से ये प्रश्न बना दें कि पृथ्वी किन स्रोतों से प्रमुख रूप से ऊर्जा प्राप्त करती है, या पृथ्वी की ऊर्जा का सर्व प्रमुख स्रोत कौन सा है, तब आपका क्या हो जाएगा। यदि तीनों विकल्प दिया रहे और फिर पूछे तो आपका 1 नंबर जो है यानी सौर विकिरण है, ये पृथ्वी पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसमें सबसे प्रमुख सोर्स है। ठीक, जबकि यहाँ पे प्रश्न आपसे केवल ये दिया है कि पृथ्वी किन स्रोतों से ऊर्जा, पृथ्वी को किन स्रोतों से ऊर्जा मिलती है, तो ये तीनों सोर्स से पृथ्वी को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, और ये जो प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं ये सारे प्रश्न आपके ऑथेंटिक किताबों से ही बनाए गए। आप सभी आंसर की किताब को ओपन कर लीजिएगा, पृथ्वी भौतिक भूगोल का स्वरूप, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सारे प्रश्न जो है इसके सॉल्व उसमें आपको मिल जाएंगे। अगला देखिए प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि सौरिक वायुमंडल के सबसे बाहरी मंडल को क्या कहते हैं, यानी जो सूर्य का वायुमंडल है, या जो आप सोलर, यहाँ से हम लोग जो है, चलिए ये आपका मान लीजिए सन है, यानी सूर्य का जो वायुमंडल है, इसमें कह रहा है कि सबसे बाहरी परत या बाहरी जो मंडल है उसे क्या बोलेंगे, सौर कलंक बोलेंगे, कोरोना बोलेंगे, फैकुला बोलेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो सबसे बाहरी जो परत है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है कोरोना। क्या बोलते हैं, कोरोना। सौरिक वायुमंडल का सबसे बाहरी मंडल को कोरोना कहा जाता है। ठीक, और सौर कलंक आप जानते हैं जो धब्बा होता है फोटोस्फीयर में, ठंडे या अंधेरे यानी कूल एंड डार्क स्पॉट जो होते हैं, या सन स्पॉट इसे बोलते हैं, ये आपका सौर धब्बा या सौर कलंक के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ। और सौर ज्वाला तो आगे चलिए उसको देख लेंगे आगे। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सौर स्थिरांक का जो मान है वो कितना होता है। तो सौर स्थिरांक की परिभाषा भी कई बार आपसे परीक्षाओं में पूछी गई हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा कि सूर्य की बाह्य सतह से उष्मा के विकिरण की जो दर है, जब वह प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट 2 ग्राम कैलोरी, यानी 2 ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट हो, तो वो क्या बोला जाता है, वो कहा जाता है सौर स्थिरांक। तो यहाँ से देखिए आपका मैच कौन कर रहा है, जो 2 ग्राम कैलोरी 2 ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट यहाँ पे कौन सा मिल रहा है। तो ये देखिए, ये जो इस तरह से लगाया जाता है तो ये प्रति होता है, cm स्क्वायर का, यानी कि ये वर्ग सेंटीमीटर इसे कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रति वर्ग सेंटीमीटर, और इधर क्या है, प्रति मिनट। ठीक, तो जिनका मान लीजिए कि मैथ बैकग्राउंड नहीं रहा, साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा है, उनके लिए थोड़ा सा ये कठिन लगेगा, लेकिन आपको ये चीज़ें याद कर लेनी है। अगला देखिए, सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे दिया गया है कि उष्मा का, किरणों का तिरछापन, दिन की अवधि, पृथ्वी से दूरी, सौर कलंक। अब देखिए कि सूर्यातप को प्रभावित कौन करता है, यानी सूर्यातप क्या है कि पृथ्वी को सूर्य से जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा है या उष्मा है, तो ये आपका जो सूर्यातप है इसको प्रभावित कौन करता है। यदि मान लीजिए ये किरणें जो है सीधी की बजाय तिरछी हो जाएंगी, तो यहाँ पे मान लीजिए जो सूर्यातप प्राप्त होगा इसकी अपेक्षा यहाँ पे कम हो जाएगा। तो ये पहला कारण हुआ कि किरणों का तिरछापन। दिन की अवधि, मान लीजिए दिन की अवधि कम है, जैसे जाड़े में आप जानते हैं दिसंबर में या नवंबर में
दिन बहुत छोटा होता है। यहीं जून जुलाई या मई की आप बात करेंगे, इसकी अपेक्षा थोड़ा सा दिन बड़ा होता है। उत्तरी गोलार्ध की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जून में आप जानते हैं कि ज़्यादा गर्मी प्राप्त होती है अपने यहाँ, तो ये आप मान सकते हैं कि दिन की अवधि ज़्यादा रहेगी तो सूर्य से उष्मा यानी सूर्य तप ज़्यादा प्राप्त होगा, और दिन की अवधि कम होगी तो उसी अनुपात में ये कम हो जाएगा अपेक्षा जो है। अगला देखिए पृथ्वी से दूरी। तो आप जानते हैं कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है ज़्यादा रहेगी तो सूर्य तब भी कम प्राप्त होगा, लेकिन ये नज़दीक हो जाएगी तो क्या होगा, ज़्यादा प्राप्त होगी। ठीक, तो ये उसके बाद देखिए अगला है सौर कलंक। तो सौर कलंक आप जानते हैं कि जो सन स्पॉट हैं वो भी सूर्यातप को प्रभावित करते हैं। अब मान लीजिए कि धरातल के सामने मैक्सिमम सन स्पॉट जो है आ जाए, यानी सूर्य से जो एनर्जी का सोर्स है वहाँ पे सन स्पॉट मैक्सिमम आ जाए सामने, तो उससे क्या होगा कि जो सूर्यातप है वो कम हो जाएगा, उसकी मात्रा में कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो देखा जाए तो ये आपका जो प्रश्न दिया गया है इसमें जो आंसर हो जाएगा, ये सभी उत्तर आपके यहाँ पे सही हैं। इस हिसाब से आपका डी विकल्प जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, 1 2 3 और 4। अगला देखिए यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। ठीक, तो यहाँ पे सुमेलित करना है तो इसको आप ध्यान से कीजिए। चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे, आपका इसको थोड़ा सा और आगे कर दें तो जिससे एक तरफ आप जान रहे हैं कि लघु तरंग सौर विकिरण दिया है, दूसरी तरफ जो इसकी मात्रा है वो प्रतिशत में दिया गया है। अब कुछ चीज़ें आपको सेम यहाँ पे लगेंगी, जैसे ही आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें लिखा गया। पहला देखिए कि वायुमंडल में सौर विकिरण का क्षरण यानी जो डिप्लेशन है सोलर रेडिएशन का, तो सोलर रेडिएशन के डिप्रेशन में आपकी 3 चीज़ें आती हैं। एक आपका है बादल से जो प्रत्यावर्तन हो जाता है एनर्जी का, ठीक, क्लाउड से। दूसरा का धरातल से जो प्रत्यावर्तन है। तीसरा आपका जलकण या धूल कणों से जो प्रकीर्णन है। ठीक, तो बादलों से होगा 27%, धरातल से लगभग 2 है और धूल कणों से 6। तो ये क्या है, ये जैसे ही जो प्रवेशी लघु तरंग सौर विकिरण है यानी कि वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर जो पहुंचने वाली ऊर्जा है वो 100% रहती है, लेकिन यहीं पे वायुमंडल में जो सौर विकिरण का क्षरण है ये 27% बादलों से होता है, 2% आपका धरातल से होता है और 6 जो % होता है ये किससे होता है, धूल के कणों से या जल के कणों के प्रकीर्णन से। तो ये कितने हो गए टोटल, ये आपके हो गए 35। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वायुमंडल में सौर विकिरण का जो डिप्लेशन होता है यानी जो सोलर रेडिएशन का डिप्लेशन है वो कितना फीसदी होता है, ये 35% होता है। तो फर्स्ट का इसमें देखिए आपका कौन सा हो जाएगा, ए का यहाँ पे आपका हो जाएगा 3rd। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करें कि पृथ्वी द्वारा जो प्राप्त एनर्जी है यानी जो सौर ऊर्जा पृथ्वी को प्राप्त होती है वो कितना % है, तो वो आपका हो जाता है 51। अब कैसे 51 होता है ये भी समझिए कि एक तो आपका इसमें होता है कि प्रत्यक्ष विकिरण से प्राप्त होती है यानी कि जो डायरेक्ट रेडिएशन से प्राप्त होती है, तो डायरेक्ट रेडिएशन से एनर्जी आपकी 34 होती है। उसके बाद जो दीवा प्रकाश होता है, ठीक, यानी कि डिफ्यूजन डे लाइट होता है, डिफ्यूज डे लाइट, ये आपका 17 होता है। तो ये आपका यहाँ पे आप इसको ऐड कर देंगे दोनों, तो ये आपका हो जाएगा 51। उसके बाद हम लोग बात करें नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट आपका दिया है कि वायुमंडल द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा। अब यहाँ पे आप दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा कि वायुमंडल में सौर विकिरण का क्षरण और वायुमंडल द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा, ये क्या है, सौर विकिरण का उसमें क्षरण हो जा रहा है जो ही लघु तरंग सौर विकिरण की आ रही है तुरंत ही। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि वायुमंडल द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा, तो वायुमंडल द्वारा जो प्राप्त सौर ऊर्जा है वो कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा 48। कैसे 48 होगा, इसमें देखिए जो प्रवेशी सौर विकिरण है और बहिर्गामी पार्थिव विकिरण है, इन दोनों का जो प्राप्त एनर्जी होती है वही आपका वायुमंडल द्वारा प्राप्त कुल सौर ऊर्जा होती है। तो प्रवेशी सौर विकिरण से प्राप्त एनर्जी आपको कितना मिला, वो ऑलमोस्ट है आपका 34। तो ये आपका, और बहिर्गामी से कितना है, सॉरी बहिर्गामी से आपका यानी बहिर्गामी पार्थिव विकिरण 34 है, और जो
एनर्जी जलकण या ओजोन या ऑक्सीजन यानी प्रवेशी सौर विकिरण है उसके द्वारा अवशोषित जो है वो आपका है 14, यानी टोटल ये आपका हो जाएगा 48। और बादल से जो प्रत्यावर्तन है, अभी आपने देखा था कि बादल से प्रत्यावर्तन कितना हमने बताया था 27, ठीक। तो यहाँ से 27 आपका हो जाएगा ए में। तो इस आधार पे जो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तो इसको आप एक बार मैच करा लीजिए सबका। सौर विकिरण का जो क्षरण हो रहा है वो कितना है 35 है। पृथ्वी द्वारा कुल ऊर्जा जो है ये आपका 51 है। और जो सौरिक ऊर्जा वायुमंडल द्वारा प्राप्त होती है ये आपका 48 है। और बादलों से जो प्राप्त हो रही है प्रत्यावर्तन हो रहा है 27, यानी कि ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा। विकल्प नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सूर्य के फोटोस्फीयर से क्रोमोस्फीयर में अवमुक्त यानी रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की धारा को क्या बोला जाता है? सौर ज्वाला, सौर पवन, फोटॉन, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य के फोटोस्फीयर से क्रोमोस्फीयर में जो एनर्जी रिलीज होती है वो किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की धारा की वजह से होती है। तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोलते हैं सोलर विंड। क्या बोलते हैं? सौर पवन, ठीक। अब यहीं पे देखिए पहला दिया है सौर ज्वाला। तो सौर ज्वाला क्या होती है कि सूर्य की बाह्य सतह से, आप जानते हैं कि कभी कभी तप्त गैसें अचानक, उसमें तप्त गैसों में एक्सप्लोसिव बर्स्ट होता है, यानी कि अचानक विस्फोट होता है। तो उस विस्फोट की वजह से जो ज्वाला उत्पन्न होती है वो आपका होती है सौर ज्वाला या सोलर फ्लेयर। फोटान क्या होता है? तो फोटान जो है सूर्य की लगभग 300 किलोमीटर मोटी जो बाहरी सतह होती है, फोटोस्फीयर होता है, वहाँ से जो निकलने वाली जलती गैसों की जो ऊर्जा होती है पैकेट में वो निकलती है, तो उसे ही क्या बोला जाता है? फोटान बोला जाता है, ठीक। तो यहाँ तक आपका हो गया क्लियर। अगला देखिए 12 नंबर। वायुमंडल के गर्म होने और ठंडा होने में किन प्रक्रियाओं का योगदान होता है? यहाँ पे थोड़ा सा ये सेंटेंस गड़बड़ हो गया है, तो ये आप याद रखिए। वायुमंडल के गर्म होने और ठंडा होने में किन प्रक्रियाओं का योगदान होता है? संवहन है, सौर विकिरण का अवशोषण है, संघनन है और सभी। तो यहाँ पे आप जानिए कि जो अभी देखिए आपका पीजीटी में जो पूछा गया था कि हीट ट्रांसफ़र यानी ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है, तो उसमें उन्होंने माना था चालन, ठीक, ऑफिशियल आंसर की, जबकि उन्होंने कोई माध्यम नहीं दिया था। तो आप कोई भी किताब उठा के देखेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि उष्मा का या उष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण चालन, संवहन और विकिरण प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। यानी तीनों विकल्प दिया है, तो तीनों इसमें सही होने चाहिए। यहाँ पे देखिए कि वायुमंडल के गर्म होने और ठंडे होने में किन प्रक्रियाओं का योगदान होता है? तो वायुमंडल के गर्म और ठंडे होने में संवहन प्रक्रिया का भी योगदान होता है। सौर विकिरण का अवशोषण से जो है वायुमंडल गर्म होता है। संघनन से क्या होगा? संघनन में जो गुप्त उष्मा छिपी होती है उसकी वजह से भी वायुमंडल का गर्म और ठंडा होना होता है। तो इसमें सभी आपका इससे संबंधित हैं। तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा राइट। तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? सागर तल से ऊंचाई तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, तो राइट है। स्थल एवं जल का स्वभाव, ये भी आपका सही है। उसके बाद देखिए प्रचलित पवन या धरातलीय ढाल। तो प्रचलित पवनें जो हैं या धरातलीय ढाल है, ये भी आपका तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। ये आप जानते हैं कि जो ज़्यादा ऊंचाई वाला एरिया हो गया और एक मैदान हो गया, तो वहाँ पे जो तापमान का वितरण है दोनों में आप देखेंगे भिन्नता पाई जाएगी। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य पतन दर तापमान की लंबवत वितरण में क्या है? यानी जो सामान्य नॉर्मल लैप्स रेट है वो क्या होती है? तो नॉर्मल लैप्स रेट की हम लोग बात करें तो ये देखिए 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति 1000 फीट पे। और यहाँ पर दिया है कि 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर। अब देखिए जब आपको फिट में दे तो 3.6 फ़ारेनहाइट होगा, जब आपसे सेंटीग्रेड में पूछे और मीटर दिया रहा है तो ये 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों सही हैं, ठीक। तो ये आप यहाँ पे कंफ्यूज मत करिएगा। अगला देखिए, तापीय प्रतिलोमन के प्रकारों में कौन सा शामिल है? तो तापीय प्रतिलोमन
बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका नॉन एडवेक्शनल यानी कि अप्रवाही प्रतिलोमन हो गया, घाटी प्रतिलोमन है, यांत्रिक प्रतिलोमन है, या सभी। तो इसमें जो दिया गया ये तीनों आपके तापीय प्रतिलोमन के प्रकारों में शामिल हैं। हालांकि घाटी का जो प्रकार है ये इसका जो प्रवाही प्रकार है उसी का एक प्रकार है, तो इसलिए ये प्रकारों के प्रकार में घाटी प्रतिलोमन आ जाएगा। तो इसलिए 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। ठीक, ये देखिए ये आपके कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। जो प्रतिलोमन है उसके प्रकार इसमें दे देगा, और जैसे यांत्रिक दे दिया, प्रवाही का जो उप प्रकार है उसको बना देगा। तो इसीलिए आपको ये सब यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। अगला देखिए, धरातलीय प्रतिलोमन के लिए आवश्यक दशाएं क्या होनी चाहिए। यानी जो धरातलीय प्रतिलोमन होता है, प्रतिलोमन का मतलब आप समझ रहे हैं कि जनरली हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर पे जो है इतना टेम्परेचर आपका कम होता है। यदि मान लीजिए कम के बजाय बढ़ जाए तो वही आपका प्रतिलोमन हो जाता है, इन्वर्जन होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका कह रहा है कि धरातलीय जो प्रतिलोमन होता है उसको प्रभावित करने वाले कौन सी दशाएं होती हैं जो उस पर प्रभाव डालती हैं। तो पहला दिया गया है कि जाड़े की दीर्घ रात्रि, ये भी आपका इस पर प्रभाव डालती है। धरातल के पास शुष्क पवन हो तो भी आपका धरातलीय प्रतिलोमन होगा। बादल रहित आकाश हो गया, वायुमंडल का शांत होना, ये सभी धरातलीय प्रतिलोमन के लिए आवश्यक दशाएं हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, 4 सभी यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आइए, एडियाबेटिक तापपतन दर, यानी एडियाबेटिक जो लैप्स रेट है वो कितना है। तो एडियाबेटिक जो लैप्स रेट है वो आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर है। तो यानी कि 17 का आपका यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, विकिरण की खिड़की किसे कहते हैं। ये देखिए आपका अभी पीजीटी में पूछा गया, और ये आप देखेंगे सभी सर की किताब में डायरेक्ट ये मेंशन है। ये प्रश्न आप देखेंगे ग्लोसरी वाला, जैसे जो चैप्टर होता है, चैप्टर के लास्ट में उन्होंने कुछ आपका ग्लोसरी शब्दकोशों को दिया है जो उस चैप्टर में हो। तो शब्दकोश वाले में आप देखेंगे उसमें दिया है कि रेडिएशन विंडो यानी विकिरण की खिड़की किसे कहते हैं। झीलों को, मैदान को, उच्च पर्वतों को, या इनमें से कोई नहीं। तो झीलों जो आपका विकिरण की खिड़की है ये आपका उच्च पर्वतों को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आइए, सामान्यतः वायु का तापमान बढ़ाने पर नमी धारण करने की क्षमता पर क्या असर पड़ता है। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया, जनरली सामान्यतः वायु का तापमान बढ़ाने पर नमी धारण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि किसी नमूने में टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो उसमें जो उस नमूने में नमी धारण करने की जो क्षमता है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। कब, ये जनरली, सामान्यतः। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अगला देखिए, निरपेक्ष आर्द्रता के बारे में क्या सत्य है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्या है, निरपेक्ष आर्द्रता घटती है, ये आपका सही है। अगला देखिए, सागर तट से महाद्वीपों के आंतरिक भागों की ओर जाने पर क्या होता है, निरपेक्ष आर्द्रता घटती है। यानी सागर तट पे अगर आप हैं और महाद्वीपों के आंतरिक भागों में चले जाएंगे तो निरपेक्ष आर्द्रता क्या होगी, घटेगी। भूमध्य रेखा से आप ध्रुवों की ओर जाएंगे तो निरपेक्ष आर्द्रता क्या होगी, घटेगी। शीतकाल की ग्रीष्म काल में, यानी शीतकाल की जो निरपेक्ष आर्द्रता है वो ग्रीष्म काल में जो निरपेक्ष आर्द्रता है तो उससे क्या होता है, उसमें कम होता है। यानी शीतकाल की अपेक्षा ग्रीष्म काल में निरपेक्ष आर्द्रता अधिक होती है। ठीक, शीतकाल में निरपेक्ष आर्द्रता कम होगी, ग्रीष्मकाल में ज़्यादा होगी। वही यहाँ पे लिखा गया है कि शीतकाल की अपेक्षा ग्रीष्मकाल में निरपेक्ष आर्द्रता अधिक होगी। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका सही विकल्प हो जाएगा 1, 2 और 3 इसमें सही हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से आपका क्या हो गया, निरपेक्ष आर्द्रता क्लियर हो गई कि भूमध्य रेखा ध्रुवों की ओर जाएगी, घटेगी। सामान्यतः ताप बढ़ाने पर नमी धारण करने की क्षमता पर क्या असर पड़ेगा, तो बढ़ेगा। ठीक, अगला देखिए कि वायु के निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित कुल नमी की मात्रा को क्या कहते हैं। तो वायु के निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित जो कुल नमी की मात्रा है उसे क्या कहेंगे, निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता या सभी। तो वायु के निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित कुल नमी की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। नेक्स्ट आइए,
नेक्स्ट दिया है कि विशिष्ट आर्द्रता को भूगोलवेत्ता की छड़ी किसने कहा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भूगोलवेत्ता की छड़ी किसने जो है किसको कहा गया है। यहाँ पे देखिए दो तरह के प्रश्न बनेंगे, एक तो ये कि किसने कहा, दूसरा ये कि भूगोलवेत्ता की छड़ी किस आर्द्रता को कहा जाता है। तो आपका कौन सी आर्द्रता हो गई, विशिष्ट आर्द्रता को भूगोलवेत्ता की छड़ी कहा जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है कि विकल्प आपके पास है एन स्ट्रॉलर, ट्रिवार्था, यंग या सभी। तो जो विशिष्ट आर्द्रता को भूगोलवेत्ता की छड़ी कहा है वो एन स्ट्रॉलर महोदय ने कहा है। अगला प्रश्न देखिए, कोहरे का जो वर्गीकरण है ये निर्माण विधि के आधार पर किसने किया। ट्रिवार्था ने, बिलेट ने, डेविस ने, गिलबर्ट ने। किसने किया है, बिलेट ने किया है। विकल्प नंबर 2 यानी बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, बादलों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया है। ये देखिए बहुत बार प्रश्न आपका पूछा गया और इजीली आपको मिलेगा नहीं। तो बादलों का सबसे पहले जो वर्गीकरण किया है बिलेट ने, ल्यूक हावर्ड ने, सीमेंस ने, वेगनर ने। तो इसमें किसने किया है, ल्यूक हावर्ड महोदय ने किया है बादलों का सर्वप्रथम वर्गीकरण। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आप ये देख सकते हैं और इसमें आप के जो प्रश्न हैं आप उसमें देखिए और प्रश्न को अटेम्प्ट करिए कितने सही हो रहे हैं 35 में। तो ये भी आप यहाँ पे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक, और जो बैच है यदि आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें आपको इसी तरह से टॉपिक वाइज टेस्ट वहाँ पे कराए जाएंगे और सभी टॉपिक पे आपको वहाँ पे वीडियो, पीडीएफ, नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे। अगला, अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के अनुसार बादल के कितने प्रमुख रूप हैं। ठीक, जो प्रश्न की प्रकृति है उसको आपको समझना है। तो अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के अनुसार बादल के जो प्रमुख रूप हैं या प्रमुख प्रकार हैं वो कितने हैं, वो 4 हैं। कितने हैं, 4 हैं। वैसे वो प्रकारों की बात करें तो टोटल 10 हैं। तो यदि आपसे इस तरह का प्रश्न पूछे प्रमुख रूप की तो ये आपका विकल्प नंबर 20 सही है। अगला प्रश्न देखिए कि सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला बादल कौन सा है। तो ये आप सभी को पता है, सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला बादल आपका पक्षाभ मेघ होता है। ठीक, तो इसमें बहुत ज़्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है। अगला देखिए, चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण किस बादल से होता है। तो चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण किस बादल से होता है। विकल्प आपके पास है पक्षाभ कपासी, पक्षाभ स्तरी, वर्षा स्तरी या कपासी बादल। तो किस बादल, या इस तरह से भी आपका प्रश्न पूछ देता है कि प्रभामंडल का निर्माण किस बादल से होता है। तो प्रभामंडल किससे, हेलोवीन या तो चंद्रमा सूर्य के चारों ओर जो प्रभामंडल बनता है वो पक्षाभ स्तरी बादल से बनता है। नेक्स्ट देखिए, तड़ित, झंझा और ओला के साथ घनघोर वर्षा होती है वह बादल कौन सा है। वर्षा स्तरी है, कपासी वर्षा है, स्तरी बादल है, पक्षाभ बादल है। तो कौन सा बादल है, वो कपासी वर्षा बादल है। और इससे क्या होता है, वर्षा स्तरी बादल से भी वर्षा होती है और ज़्यादा वर्षा होती है, लेकिन तड़ित, झंझा, ओला के साथ घनघोर वर्षा जो होती है वो आपका कपासी वर्षी बादल से होती है। ठीक, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है कि बादल जल बूंदों का समूह होता है, उनका निर्माण वायु के ठंडे होने पर होता है। तो ये कथन दिया गया है। आप देखेंगे कि जो पीजीटी वगैरह में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं थॉट वाले तो उसमें कथन दे के पूछता है। तो इसमें देखिए कथन है कि बादल जल बूंदों का वह समूह होता है या एक समूह होता है, उनका निर्माण वायु के ठंडे होने पर होता है। ये कथन किसने कहा है, अरस्तु ने, रेने ने, थेल्स ने, प्लिनी ने। किसने कहा है, अरस्तु का ये कथन है। यानी कि बादल की परिभाषा भी इससे आप कह सकते हैं कि अरस्तु ने बादल की परिभाषा देते हुए कहा कि बादल जल बूंदों का समूह होता है जिसका निर्माण वायु के ठंडे होने पर होता है। ठीक, अगला देखिए, मेघ अस्थिरता सिद्धांत किसने दिया है। फंडिसेन, डुकार्ला, हेले या सभी। तो मेघ अस्थिरता जो सिद्धांत है ये किसने दिया है, फंडिसेन महोदय ने मेघ अस्थिरता सिद्धांत दिया है। अगला, संवहनीय वर्षा सर्वाधिक कहाँ पे होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, ध्रुवों पर, अक्षांशों में। तो संवहनीय वर्षा सर्वाधिक कहाँ पे देखी जाती है, तो भूमध्य रेखा पर जो है ये आप सभी जानते हैं सर्वाधिक वर्षा विषुवत रेखीय प्रदेशों में या भूमध्य रेखीय प्रदेशों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि संवहनीय वर्षा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक, तो संवहनीय वर्षा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला दिया गया है कि यह गर्म और ठंडी हवाओं के ऊपर उठने पर होती है। तो संवहनीय वर्षा जब गर्म या ठंडी हवाएं यानी वाताग्रों का निर्माण इसमें भी पाया जाता है, तो यह गर्म और ठंडी हवाओं के ऊपर उठने से यह वर्षा होती है, ये बात सही है।
दूसरा देखिए यह वर्षा बिजली की चमक और बादल की गरज के साथ भी होती है, ये भी सही है। तीसरा देखिए कि यह भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, यह वर्षा जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में होती है। तो यह वर्षा भूमध्य सागरीय नहीं बल्कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में होती थी। यहाँ पर देखिए सी जो विकल्प है ये आपका सही नहीं है। ठीक, अगला देखिए किस वर्षा में वृष्टि छाया प्रदेश पाए जाते हैं? संवहनी में, चक्रवाती में, पर्वतीय में या फिर सभी में? तो संवहनी, चक्रवाती, पर्वतीय, सभी। तो किस प्रकार की वर्षा में, चक्रवाती वर्षा में या संवहनी में या पर्वतीय में? तो ये किस में होगा? पर्वतीय जो वर्षा होती है उसमें आपका वृष्टि छाया प्रदेश पाए जाते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब ये कि जो पवना विमुख ढाल होते हैं, विमुख और विमुख दो चीज़ें होती। विमुख मतलब सामने वाला, विमुख मतलब सामने के पीछे। ठीक, तो जो पवना विमुख ढाल होता है वहाँ पे क्या होता है कि मानसून पहुँच नहीं पाता, तो वहाँ वर्षा हो नहीं पाती है, इसलिए वह प्रदेश क्या होता है, सूखा रहता है। इसीलिए उसे वृष्टि यानी कि वर्षा, छाया प्रदेश यानी कि जो छाया, शैडो, तो ये वर्षा का जो छाया प्रदेश उसे कहते हैं इसीलिए। तो इसमें सी विकल्प हो जाएगा 33 नंबर में। 34 में देखिए कि पर्वतीय वर्षा, 34 में ध्यान रखिएगा, इसमें पर्वतीय हो जाएगा। 34 देखिए पर्वतीय वर्षा के लिए आवश्यक दशाएं क्या होनी चाहिए? तो पर्वतीय वर्षा के लिए आवश्यक दशाएं ये है कि पहले तो पर्वत होना चाहिए, बिना पर्वत के पर्वतीय वर्षा होगी नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसे पर्वत हो गया तो यहाँ से मानसून इसे टकराएगा। ठीक, वायु का आर्द्र होना, तो ये भी बात आपका यहाँ पे सही है कि वायु का आर्द्र होना जरूरी है, यदि वायु आर्द्र नहीं है तब भी यहाँ पे वर्षा नहीं होगी। तो इसमें लिए यहाँ पर्वतीय स्थिति, वायु का आर्द्र होना, ये दोनों आवश्यक है, सी विकल्प सही है। अगला देखिए भारत में जाड़े के मौसम में जो वर्षा प्राप्त होती है, किस प्रकार की वर्षा है? संवहनीय है, पर्वतीय है, चक्रवाती है, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जाड़े के मौसम में जो प्राप्त वर्षा है वह किस प्रकार की वर्षा है? चक्रवाती वर्षा होती है। आप जानते हैं कि पश्चिमी जो विक्षोभ होता है, भूमध्य सागर से उठने वाले जो पश्चिमी विक्षोभ या चक्रवात होते हैं वो भारत में आके ठंडियों में वर्षा करते हैं, तो इसीलिए इसे चक्रवाती वर्षा कहा जाता है। तो टोटल हो गया 35 क्वेश्चन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जिन टॉपिक पे हमने बात की थी, यहाँ पे आपको टॉपिक दिखा दिया जा रहा है कि ये जो टॉपिक हमने बोला था कि इस टॉपिक पे हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि इसमें जितने टॉपिक दिए गए हैं सभी टॉपिक पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल गए। वायुमंडल संरचना से भी हुआ, सूर्य तप से भी हुआ, उष्मा बजट से भी हुआ, तापमान से भी हुआ, तापीय प्रतिलोमता से भी हुआ, आर्द्रता से भी हुआ, वर्षण और बादल से भी हुआ। ठीक, तो टोटल ये हो गए जो आपका टॉपिक वाइज टेस्ट है। अभी इसमें देखिए ये आपका कंबाइंड कंप्लीट हो चुका है। अब आज हम लोग वहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जो आपका पीजीटी बैच में स्टार्ट होगा वो होगा जलमंडल या, और नेट जेआरएफ में ओशनोग्राफी होगा और आपका इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी होगा। नेट जेआरएफ में हम लोग इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी आज पढ़ेंगे, और कौन सा पढ़ेंगे? ओशियानोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान, और समुद्र विज्ञान ही टीजीटी पीजीटी वाले बैच में भी चलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।